अहमद की उम्र कोई 45 के पार की रही होगी। चेहरे पर चेचक के पुराने दाग, गहरी धसी हुई आंखें और माथे की लकीरें उस सख्त जिंदगी का पता देती थीं जो उसने धूल भरे रास्तों पर गुजारी थे। उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ट्रक की स्टीयरिंग व्हील को थामे हुए तेज रफ्तार हवाओं और इंजन की थका देने वाली गूंज के बीच ही बिताया था। दिल्ली से गुवाहाटी के ऊबड़ खाबड़ रास्ते हों या मुंबई से श्रीनगर की बर्फीली घाटियां, अहमद ने हिंदुस्तान की तमाम छोटी बड़ी सड़कों की खाक छानी थे। उसे अपनी टाटा 3518 से एक अजीब सा लगाव था जिसे वो प्यार से गुलबदन कहता था। ट्रक के कैबिन में खुदा की हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी का एक छोटा सा जर्री वाला फ्रेम लगा था और एक पुराना रेडियो जिसकी आवाज वक्त के साथ फटने लगी थे उसका इकलौता साथी था। वो रात कुछ अलग ही खौफनाक थी। अहमद छत्तीसगढ़ के बस्तर के उन घने और अनछुए इलाकों से गुजर रहा था जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा ऐसा पसरता है कि परिंदे भी अपने घोंसले में दुबक कर खामोश हो लेते हैं। सड़क के दोनों तरफ साल, सौगन और महुए के इतने घने और ऊंचे पेड़ थे कि आसमान का चांद भी अपनी रोशनी नीचे भेजने के लिए कशमकश करता नजर आ रहा था। ट्रक में लोहे की भारी मशीनरी लदी थी जिसकी वजह से चढ़ाई और मोड़ों पर गुलबदन का इंजन जोर मार रहा था और रफ्तार बेहद कम थी। अजीब भारीपन है हवा में आज, ऐसा सन्नाटा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। अहमद ने अपनी खुश्क आवाज में अपने खलासी छोटे से कहा, लेकिन 17 साल का छोटा गहरी और बेखबर नींद में डूबा था। उसका सिर कैबिन के दरवाजे के लोहे से टकराकर हर हिचकोले पर झटके खा रहा था, मगर उसकी थकान इतनी ज्यादा थी कि वो होश में नहीं था। अहमद ने कांपते हाथों से एक बीड़ी सुलगाई। धुएं का एक लंबा और कड़वा कश खींचकर उसने खिड़की से बाहर झांका। हेडलाइट की पीली और कमजोर रोशनी जहां तक जा रहे थे वहां सिर्फ उड़ती हुई धूल और पेड़ों के अजीबोगरीब साए ही नजर आ रहे थे जो रोशनी पड़ने पर पीछे की तरफ भागते महसूस होते थे। अचानक रेडियो पर बज रहा किशोर कुमार का एक पुराना नगमा एक झटके के साथ बंद हुआ और उसकी जगह खर खर की एक तेज आवाज आने लगी, जैसे हजारों सूखे पत्ते एक साथ कुचले जा रहे हों। अहमद ने रेडियो का नॉब घुमाकर सिग्नल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उस शोर के पीछे हजारों लोग एक साथ तभी आवाज में फुसफुसा रहे हों, जैसे कोई गुप्त मशवरा चल रहा हो। उसने झुंझलाकर और थोड़ा घबराकर रेडियो बंद कर दिया। कैबिन में अब सिर्फ इंजन की कड़कड़ाहट थी, लेकिन तभी उसे सड़क के ठीक किनारे एक सफेद साया नजर आया। एक औरत मुकम्मल सफेद और बेदाग लिबास में सड़क की तरफ पीठ करके बिल्कुल बेजान खड़े थे। उसके बाल कमर तक लंबे, स्याह और उलझे हुए थे। अहमद ने अनजाने में ही अपनी रफ्तार धीमी कर दी। या मौला, इस वीराने में आधी रात में ये कौन बदनसीब औरत खड़ी है, उसने सोचा। जैसे ही ट्रक उसके करीब से गुजरा, अहमद की नजर साइड मिरर पर पड़ी और जो उसने देखा उससे उसकी रूह फना हो गई। वो औरत वहीं अपनी जगह पर सख्ती से खड़ी थी, लेकिन उसका सिर
इंसान की कुदरत के खिलाफ 180 डिग्री तक पीछे घूम चुका था। वो अहमद को ही ताक रहे थे। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थे, बल्कि उन गड्ढों में जलते हुए अंगारे थे जो सीधे अहमद की अंतरात्मा को झुलसा रहे थे। अहमद ने दहशत के मारे झटके से क्लच दबाया और गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन गुलबदन ने एक जोरदार हिचकी ली और उसका इंजन अचानक बैठ गया। सन्नाटा अब ऐसा छा गया था जैसे कि जालिम हाथ ने कायनात की तमाम आवाजों का गला एक साथ घोंट दिया हो। छोटा, ओए छोटा, जाग, उठ जा, उठ जा। अहमद ने पागलों की तरह चीख कर अपने खलासी को झिंझोड़ा। छोटा हड़बड़ा कर उठा। उसकी आंखों में नींद और हैरत थी। क्या वो उस्ताद, कोई ढाबा आ गया क्या? चाय पीनी है? ढाबा नहीं, हमारी मौत का साया आ गया है बे। अहमद ने लड़खड़ाती जुबान में कहा। इंजन ने साथ छोड़ दिया और बाहर कुछ ठीक नहीं है। दोनों भारी मन से नीचे उतरे। बाहर निकलते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवा का तापमान अचानक गिर गया है। उस हवा में एक ऐसी घिनौनी सड़ान थी जैसे हफ्तों पुराना सड़ा हुआ मांस और मरी हुई चमगादड़ों की गंध एक साथ मिल गई हो। अहमद ने अपनी कांपती टॉर्च चलाई और बोनट खोला। इंजन में कोई खराबी दिख नहीं रहे थे। वो ज्यादा गर्म भी नहीं था, लेकिन वायर हॉर्नट्स के तार ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें अपने पैने दांतों से बड़ी बेरहमी के साथ कुतर दिया हो। तभी उन्हें जंगल के काले सन्नाटे को चीरती हुई किसी के रोने की आवाज आई, किसी मासूम बच्चे के सिसकने जैसी आवाज जो धीरे धीरे एक दर्दनाक विलाप में तब्दील हो रहे थे। उस्ताद, उधर देखिए, कोई बच्चा शायद रास्ता भटक गया है। छोटे ने दर्द और हमदर्दी के मिले जुले भाव से कहा। अपनी अकल को ठिकाने रख छोटा, इस मौत के सन्नाटे वाले जंगल में आधी रात को बच्चा कहां से आएगा? ये कोई छलावा है, चुपचाप अंदर बैठ। अहमद ने उसे डांटते हुए पीछे धकेला, लेकिन वो आवाज बंद होने के बजाय और भी करीब आती गई। पायल की एक भारी और धात्विक आवाज अब रोड पर गूंजने लगी। अहमद ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। जो नजारा उनकी आंखों के सामने था, उसने उनके जिस्म के लहू को रगों में ही जमाकर बर्फ बना दिया। सामने सड़क के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर पालकी रखी थी। वो लकड़ी की बनी थी, लेकिन उस पर काली राख की मोटी परत जमी थी, जैसे उसे हाल ही में किसी चिता से निकाला गया हो। पालकी के चारों कोनों पर लोग खड़े थे जिनकी शक्लें धुंधली थी, लेकिन उनके पैर घुटने से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उनके हाथ सामान्य से कई ज्यादा लंबे थे और उनकी उंगलियां सड़क की गोल तार को खुरच रहे थे। पालकी का रेशमी लेकिन फटा हुआ पर्दा धीरे से हटा और उसमें से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ इतना पीला, झुर्रियों और नीला पड़ चुका था कि उससे देखकर ही रूह कांप जाते थे। अहमद, बहुत देर कर दी तूने, अब मुझे अपने साथ ले चल। एक ऐसी खोखली और गहरी आवाज गूंजी जैसे वो जमीन के नीचे से आ रही हो। अहमद के पैर जमीन में जैसे पत्थर हो गए। उसे अचानक याद आया, ठीक 5 साल पहले इसी मनहूस जगह पर उसने रफ्तार के चक्कर में एक पालकी को जोरदार टक्कर मारे थे। उस वक्त वो इतना डर गया था कि पुलिस के खौफ से रुका नहीं और भाग निकला था।
बाद में उसे पता चला कि उस हादसे में एक नई नवेली दुल्हन की दर्दनाक मौत हो गई थी। आज वही गुनाह उसके सामने आकार लेकर खड़ा था। अचानक ट्रक के पिछले हिस्से से एक जोरदार धमाक की आवाज हुई, जैसे कोई भारी चीज कैबिन की छत पर गिरी हो। छोटे ने मुड़कर ऊपर की तरफ देखा और एक ऐसी चीज मारी जो शायद मीलों दूर तक गई होगी। ट्रक के ऊपर वही 7 फीट लंबा काला साया बैठा था जिसे अहमद ने पहले सड़क के किनारे देखा था। वो साया अपने लंबे नाखूनों से ट्रक की लोहे की चादर को ऐसे चीर रहा था जैसे वो कोई मामूली कागज हो। लोहे के कटने की वो चर्र की आवाज कानों के पर्दे फाड़ रहे थे। भाग छोटा, खुदा के लिए जंगल की तरफ भाग, यहां रुकना खुदकुशी है। अहमद पागलों की तरह चिल्लाया। दोनों ने बिना पीछे मुड़े जंगल के उस घने अंधेरे में दौड़ लगा दी जहां हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। उसने पीछे पालकी ढोने वाले के भयानक अट्ठास और छमछम की आवाजें एक साए की तरह उनका पीछा कर रहे थे। कांटों भरी झाड़ियों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और जिस्म पर जख्म कर दिए, लेकिन मौत का डर उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। दौड़ते दौड़ते अहमद अचानक एक पुरानी वीरान मजार के पास पहुंचा। वहां का सन्नाटा इतना भारी था कि कानों में दर्द होने लगा। मजार के चबूतरे पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था जिसका चेहरा एक काले कंबल से ढका हुआ था। यहाँ क्यों आए हो मुसाफिरों? इस जगह तो सिर्फ वो लोग आते हैं जिनकी रूहें सुस्ताने का रास्ता भूल जाती हैं, बूढ़े ने एक ठंडी आवाज में कहा। अहमद गिरते पड़ते उसके कदमों में ढेर हो गया। बाबा बाबा, हमें बचा लीजिए, पीछे मौत खड़ी है, कोई बलाएं हमारा शिकार करना चाहती है। बूढ़े ने धीरे से अपना नकाब हटाया। अहमद की चीख उसके हलक में ही दम तोड़ गई। उस शख्स का आधा चेहरा पूरी तरह गल चुका था, हड्डियां बाहर दिख रहे थे और उसकी एक खाली आंख के गड्ढे से सफेद कीड़े रेंग रहे थे। बेटा, बलाएं जंगल में नहीं, तुम्हारे अपने गुनाहों के साए में है, उनसे कहां भागोगे? अचानक वो मजार, वो बूढ़ा और वो पूरा जंगल एक झटके के साथ गायब हो गया। अहमद ने झटके के साथ अपनी आंखें खोली और खुद को दोबारा अपने ट्रक के कैबिन में पाया। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका था। पूरा शरीर पसीने से ऐसे तर था जैसे उसे पानी में डुबोया गया हो। उसकी सांसें तेज चल रहे थे। क्या यह सब बस एक ख्वाब था? उसने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछा। छोटा उसके बगल वाली सीट पर अब भी बेखबर सो रहा था। अहमद ने कांपती उंगलियों से आयतल कुर्सी के फ्रेम को छुआ और राहत की एक लंबी सांस ली। उसने बिस्मिल्लाह कहकर चाबी घुमाई। ट्रक एक बार में ही स्टार्ट हो गई। उसने जल्दी से गियर डाला और वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर डैशबोर्ड पर जमी धूल पर गई, उसका दिल धड़कना भूल गया। वहां ताजा धूल में किसी नुकीली चीज या उंगली से साफ साफ लिखा था, अगली बार हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। अहमद के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हाथों से रियर व्यू मिरर में पीछे की ओर देखा। ट्रक के पीछे जहां लोहे की भारी छड़े लदी थे, उनके बीच एक लाल रेशमी चुनरी फंसी हुई थी जो तेज हवा में जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई हाथ हिलाकर विदा कह रहा हो।
अहमद ने ट्रक की रफ्तार इतनी बढ़ा दी कि इंजन चीखने लगा और उसने तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा जब तक कि सूरज की पहली नारंगी किरण ने आसमान के उस खौफनाक कालेपन को खत्म नहीं कर दिया। आज भी अहमद जब कभी उस बस्तर वाले हाईवे से गुजरता है तो वो अपनी आंखें मूंद लेता है और उसका पैर अपने आप एक्सीलरेटर पर दबाव बढ़ा देता है। लोगों का कहना है कि उस रात के बाद अहमद का आधा जहन उसी जंगल में कहीं भटकता रह गया। वो आज भी कभी कभी रातों को अचानक नींद से जाग कर चीखने लगता है, क्योंकि उसे अपने कमरे की छत पर किसी के चलने की धपकी और पायल की वही छमछम की आवाज आती है, जैसे वो पालकी अब उसके घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी हो। ये दास्तां उस हाईवे के उन तमाम मुसाफिरों के लिए एक खौफनाक सबक है जो समझते हैं कि अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी है। हकीकत में कभी कभी अंधेरा खुद का एक वजूद होता है, एक ऐसी हकीकत जो आपके पिछले गुनाहों का हिसाब लेने के लिए सदियों से सड़क के किसी मोड़ पर आपका इंतजार कर रही होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। जगन एक मामूली इंसान था, उम्र कोई 45 साल। दफ्तर की फाइलों और कंप्यूटर स्क्रीन के बीच फंसी हुई जिंदगी। वो रोजाना नोएडा की एक बड़ी टेक कंपनी में रात के 9 बजे निकलता था। शहर की चकाचौंध, नियॉन लाइटें और गाड़ियों का शोर उसे सुकून देते थे, क्योंकि उसे अकेलेपन और अंधेरे से एक अनजाना सा डर लगता था। लेकिन उस रात किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। जगन की बाइक अचानक बीच रास्ते में बंद हो गई। उसने बार बार किक मारी, लेकिन इंजन ने जैसे हार मान ली थी। आसपास कोई मैकेनिक नहीं था। उसने गूगल मैप्स देखा तो पता चला कि अगर वो मेन रास्ते के बजाय एक पुरानी बस्ती के अंदरूनी रास्ते से जाए तो उसका घर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। चलो आज इस शॉर्टकट से ही चलते हैं, जगन ने खुद को तसल्ली दी। हालांकि उसका दिल अंदर से बैठा जा रहा था। उसने बाइक पैदल ही घसीटना शुरू किया। वो बस्ती पुरानी थी, तंग गलियां, ऊंची ऊंची जर्जर दीवारें और हवा में नमी की एक अजीब सी महक। जैसे जैसे वो अंदर गया, शहर का शोर कम होता गया और एक भारी सन्नाटा उसे घेरने लगा। सड़क के किनारे लगे लैंप पोस्ट या तो टूटे हुए थे या पीली रोशनी में थरथरा रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे चल रहा है। जूतों की आवाज पत्थरों पर गूंज रहे थे। जगन रुका तो पीछे वाली आवाज भी रुक गई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ धुंध और परछाइयां थे। शायद मेरा वहम है, उसने बुदबुदाया और कदम तेज कर दिए। तभी उसे एक गली के मोड़ पर एक छोटा बच्चा बैठा दिखाई दिया। बच्चा सड़क के बीचों बीच बैठा कुछ खेल रहा था। इतनी रात को एक छोटे बच्चे का वहां होना नामुमकिन था। जगन उसके करीब पहुंचा। बच्चा जमीन पर कोयले से कुछ लकीरें खींच रहा था। बेटा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? जगन ने धीमी आवाज में पूछा। बच्चा नहीं हिला। उसने अपना सिर नीचे ही रखा और एक अजीब फटी हुई आवाज में बोला, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जगन को अचानक ठंड महसूस होने लगी। किसे ढूंढ रहे हो? बच्चे ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया।
जब जगन की टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो जगन के हाथ से टॉर्च छूट कर गिर गई। बच्चे के चेहरे पर आंखें नहीं थे, सिर्फ सूखी हुई खाल और खाली गड्ढे थे। उसका मुंह इतना चौड़ा खुला था कि उसमें से काले रंग का गाढ़ा खून टपक रहा था। उन्हें जिन्हें मैं खा गया। बच्चा एक भयानक हंसी हंसा। जगन अपनी बाइक वहीं छोड़कर पागलों की तरह भागा। वो गलियों में रास्ता भटक गया। हर मोड़ उसे उसी जगह वापस ला रहा था। सन्नाटा अब चीखों में बदल रहा था, ऐसी चीखें जो दीवारों के अंदर से आ रहे थे। उसे महसूस हुआ कि ऊंची दीवारों की खिड़कियों से सैकड़ों लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। भागते भागते वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां एक आदमी पीठ फेर कर खड़ा था। जगन ने राहत की सांस ली। भाई साहब, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, यहाँ कुछ बहुत बुरा है। वो आदमी धीरे से मुड़ा। वो कोई अजनबी नहीं था, वो खुद जगन था। सामने खड़ा जगन बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा था। वही कपड़े, वही घड़ी, वही चेहरा, लेकिन उसकी त्वचा राख की तरह ग्रे थी और वो धीरे धीरे गल रहे थे। हम शक्ल जगन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, बड़ी देर कर दी तुमने घर पहुंचने में जगन। अब ये मेरा जिस्म है और तुम बस एक साया हो। जगन का गला सूख गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसे महसूस हुआ कि उसका अपना शरीर वो धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। वो हवा में घुलने लगा। अगली सुबह पुलिस को उसी गली में जगन की बाइक और उसकी टॉर्च मिली। जगन का कहीं अता पता नहीं था, लेकिन मोहल्ले के लोग कहते हैं कि अब भी अक्सर रात के सन्नाटे में उस गली से किसी के भागने और एक फटी हुई आवाज में मदद मांगने की आवाज आती है। और वो बच्चा, वो आज भी वहां बैठा कोयले से जमीन पर नए आने वाले मुसाफिरों के नाम लिखता रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।